केरल में ओणम की शाही शुरुआत। अथचमयम उत्सव में दिखा नशे के खिलाफ अभियान। केरल में एक फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है ओणम। आरबीआई ने इंद्रनील भट्टाचार्य को मौद्रिक नीति समिति का नियुक्त किया सदस्य। एमपीसी की आगामी बैठक में शामिल होंगे भट्टाचार्य। एमपीसी भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख ब्याज दरों का करती है निर्धारण। शिपकीला दर्रे पर भारत चीन की बनी सहमति, फिर से शुरू हो सकता है व्यापार। कोविड-19 महामारी के कारण 2020 में बंद कर दिया गया था यह मार्ग। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किया पहला परीक्षण, सफल रहा इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट। पैराशूट के जरिए परीक्षण में रिलीज से लेकर लैंडिंग तक सभी चरण थे शामिल। फिजी के प्रधानमंत्री ने की भारत की यात्रा, समुद्री सुरक्षा और सहयोग पर किए अहम समझौते। भारतीय नौसेना को फिजी में आने का मिला न्योता। हाल ही में केरल के एर्नाकुलम जिले में अथाचमयम उत्सव का आयोजन किया गया, जिसे ओणम की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। यह उत्सव हर साल आयोजित होता है और केरल की सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करने का एक प्रमुख अवसर होता है। अथाचमयम उत्सव का मुख्य आकर्षण शाही जुलूस होता है, जिसमें हाथी, पारंपरिक नृत्य, संगीत और रंग बिरंगे परिधानों में सजे लोग शामिल होते हैं। इस जुलूस के दौरान केरल की पारंपरिक कला रूपों जैसे कुडियाट्टम, कथकली और मोहिनी अट्टम का प्रदर्शन भी किया जाता है। इस साल के जुलूस का एक प्रमुख आकर्षण नशे के खिलाफ अभियान था। बता दें कि ओणम केरल का एक प्रमुख फसल उत्सव है। इसे असुर राजा महाबली की घर वापसी के सम्मान में मनाया जाता है, जिन्होंने केरल में शांति और समृद्धि लाई थी। इसे सौर मलयालम कैलेंडर कोल्लावर्षम के पहले महीने चिंगम के आरंभ में मनाया जाता है, जो हर साल अगस्त या सितंबर में पड़ता है। यह त्योहार 10 दिनों तक चलता है और सबसे महत्वपूर्ण दिन थिरुवोनम के साथ समाप्त होता है। इसे धान की फसल के त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है। त्योहार के दौरान लोग अपने पारंपरिक कपड़े पहनते हैं और ओणम साध्या तैयार करते हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार की सामूहिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। इन गतिविधियों में पूकोलम यानी ताजे फूलों से बनी रंगोली, वल्लम यानी काली नाव दौड़, पुलिकली यानी बाघ नृत्य, काई कोट्टाकाली, ओणम नृत्य या कुम्मट्टिकाली मुखौटा नृत्य आदि शामिल होते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्यकारी निदेशक इंद्रनील भट्टाचार्य को मौद्रिक नीति समिति का सदस्य नियुक्त किया है। बता दें कि मौद्रिक नीति का अर्थ है केंद्रीय बैंक द्वारा मौद्रिक साधनों का उपयोग, जिनके माध्यम से ब्याज दरों, मुद्रा आपूर्ति और ऋण की उपलब्धता जैसी आर्थिक परिमाणों को नियंत्रित किया जाता है, ताकि आर्थिक नीति के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। भारत में मौद्रिक नीति चलाने की जिम्मेदारी भारतीय रिजर्व बैंक के पास है और यह जिम्मेदारी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत निर्धारित की गई है। इसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य उद्देश्य आर्थिक स्थिरता बनाए रखते हुए विकास को बढ़ावा देना है। गौरतलब है कि 2016 में आरबीआई अधिनियम 1934 में संशोधन किया गया, जिससे लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का कानूनी आधार सुनिश्चित किया जा सके। इसके बाद सरकार और आरबीआई के बीच एक व्यवस्था बनाई गई, जिसके तहत हर 5 साल में सरकार के परामर्श से मुद्रास्फीति का लक्ष्य तय किया जाएगा। इसी बदलाव के साथ 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया, जिसे केंद्र सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से स्थापित किया जाता है। इस समिति में 6 सदस्य होते हैं: आरबीआई का गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर, आरबीआई का एक अधिकारी और 3 बाहरी सदस्य, जिन्हें भारत सरकार द्वारा नामित किया जाता है। यह समिति देश में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आवश्यक नीति ब्याज दरों का निर्धारण करने का कार्य करती है। यह समिति हर साल कम से कम 4 बार बैठक करती है और इन बैठकों में मौद्रिक नीति के फैसले किए जाते हैं। ये निर्णय आरबीआई के लिए बाध्यकारी होते हैं, यानी आरबीआई को इन्हें लागू करना पड़ता है। हाल ही में कंसल्टेंसी फर्म ईवाई ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारतवर्ष 2038 तक क्रय शक्ति समता यानी पीपीपी के संदर्भ में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा। रिपोर्ट में यह अनुमान भी व्यक्त किया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2030 तक $20.7 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। इस रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के आंकड़ों का हवाला देते हुए यह बताया गया है कि भारत के पास मजबूत जनसांख्यिकी, मजबूत बचत और टिकाऊ राजकोषीय पथ जैसी विशेषताएं हैं। भारत का तुलनात्मक लाभ उसकी युवा आबादी में निहित है।
बता दें कि क्रय शक्ति क्षमता अंतर्राष्ट्रीय विनिमय का एक सिद्धांत है। इसका अर्थ किन्हीं दो देशों के बीच वस्तु या सेवा की कीमत में मौजूद अंतर से लिया जाता है। क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर किसी देश की अर्थव्यवस्था के आकार का पता लगाया जा सकता है। वहीं ईवाई के बारे में बात करें तो ईवाई या एर्नस्ट एंड यंग एक प्रमुख कंसल्टेंसी और पेशेवर सेवा प्रदान करने वाली कंपनी है। यह एक वैश्विक संगठन है जो आर्थिक एडवाइजरी, टैक्स और ऑडिट सेवाएं प्रदान करता है। इसका मुख्यालय लंदन, इंग्लैंड में स्थित है। हाल ही में चीन ने भारत के शिपकिला दर्रे के माध्यम से फिर से व्यापार शुरू करने पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की है। यह निर्णय चीनी विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा के दौरान लिया गया। इससे पहले कोविड-19 महामारी के कारण 2020 में इस मार्ग से व्यापार बंद कर दिया गया था। बता दें कि शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य के किन्नौर जिले में स्थित है। इसी दर्रे से होकर सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है, जो ऐतिहासिक रूप से एक प्रमुख भारत तिब्बत व्यापार मार्ग के रूप में कार्य करता था। इस दर्रे को पहले पेमाला या साझा द्वार के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1962 के बाद भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने इसका नाम बदलकर शिपकिला कर दिया। यह मार्ग 5वीं शताब्दी से एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग रहा, जो 1962 के चीन भारत युद्ध, डोकलाम गतिरोध और कोविड-19 के बाद बंद हो गया। शिपकिला ने भारत तिब्बत व्यापार को सुगम बनाया, जिसमें ऊन, पशुधन, याक उत्पाद, धार्मिक वस्तुएं और खनिज जैसे आयात तथा अनाज, मसाले, तंबाकू, लकड़ी और धातु के औजारों का निर्यात शामिल था। 1994 के भारत चीन द्विपक्षीय समझौते के तहत इस सीमा व्यापार बिंदु के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता दी गई थी। यह मार्ग न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए भी अहम है। हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पहला इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया है। यह परीक्षण इसरो, वायुसेना, डीआरडीओ, नौसेना और तटरक्षक बल के संयुक्त प्रयास से किया गया था। इसके अतिरिक्त इसरो आगामी परीक्षणों जैसे कि दूसरे टेस्ट व्हीकल डेमोन्स्ट्रेशन मिशन और पहले मानव रहित गगनयान मिशन जीवन की भी तैयारी कर रहा है। बता दें कि इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट में पैराशूट के जरिए गति को कम करने वाली प्रणाली का पूरा प्रदर्शन किया गया। इसमें पूरी प्रक्रिया का परीक्षण किया गया था, जिसमें रिलीज से लेकर लैंडिंग तक सभी चरण शामिल थे। यह परीक्षण पैराशूट प्रणाली को प्रमाणित करने के लिए किया गया था, जिसे गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित रूप से धरती पर लाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। गगनयान मिशन का उद्देश्य मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करना है। इस मिशन के तहत 3 सदस्यीय चालक दल को 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजा जाएगा और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। इस मिशन की अवधि 3 दिन होगी। इसे ह्यूमन रेटेड LVM-3 प्रक्षेपण यान के जरिए भेजा जाएगा, जिसे पहले GSLV Mk3 के नाम से जाना जाता था। यह 3 चरणों वाला रॉकेट है, जिसमें सॉलिड स्टेज, लिक्विड स्टेज और क्रायोजेनिक स्टेज शामिल हैं। इसे मानव मिशनों की सुरक्षा और जरूरतों के हिसाब से संशोधित किया गया है। हाल ही में फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी लिगामामादा राबुका ने भारत की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा की। यह उनकी प्रधानमंत्री के रूप में भारत की पहली यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान भारत और फिजी ने आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। बता दें कि रक्षा और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों ने फिजी के विशेष आर्थिक क्षेत्र की सुरक्षा में भारत के समर्थन की पुष्टि की है। इसके अलावा भारतीय नौसेना के जहाज की फिजी में आगमन की योजना बनाई गई है, जिससे समुद्री सहयोग और अंतर संचालनीयता में वृद्धि होगी। भारत ने फिजी की सैन्य बलों को 2 समुद्री एम्बुलेंस प्रदान करने और फिजी में एक साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री राबुका ने भारत के इस समर्थन को सराहा और इसे द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। भारत और फिजी के बीच यह सहयोग क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है, खासतौर पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति के संदर्भ में। इस यात्रा के दौरान भारत और फिजी के बीच 9 समझौतों की घोषणा की गई, जिनमें फिजी में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना, जनऔषधि योजना के तहत दवाओं की आपूर्ति और प्रवासन एवं गतिशीलता पर एक घोषणा शामिल है। हाल ही में नेपाल आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया। बता दें कि नवीनतम जनगणना के अनुसार नेपाल में बाघ की संख्या 355 तक पहुंच गई, जो 2009 में मात्र 121 थी। वहीं IBCA के बारे में बात करें तो IBCA एक बहुपक्षीय बहु एजेंसी गठबंधन है, जिसमें 90 से अधिक बिग कैट्स क्षेत्र के देश और गैर क्षेत्रीय देश शामिल हैं, जिनकी बिग कैट्स संरक्षण में रुचि है। IBCA का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ पर किया गया था। IBCA की स्थापना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण
यानी एनटीसीए के माध्यम से की गई थी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य बिग कैट की 7 प्रमुख प्रजातियों का संरक्षण करना है। बता दें कि इन प्रजातियों में बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर और प्यूमा शामिल हैं। वहीं प्रोजेक्ट टाइगर भारत में एक वन्य जीव संरक्षण पहल है जिसे 1973 में शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर का प्राथमिक उद्देश्य समर्पित बाघ अभयारण्यों का निर्माण करके बाघों की आबादी का उनके प्राकृतिक आवासों में अस्तित्व और रखरखाव को सुनिश्चित करना है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 9 रिजर्वों से हुई थी, जिनका क्षेत्रफल 9,115 वर्ग किलोमीटर था। उल्लेखनीय है कि भारत अब विश्व के 3/4 बाघों का घर है। हाल ही में अगस्त्यमलाई के कानी जनजाति के बुजुर्ग कुट्टीमथन का निधन हो गया। बता दें कि उन्होंने दुनिया को आरोग्यपचा जैसी औषधीय जड़ी बूटी से परिचित कराया था। इसके लिए कुट्टीमथन कानी को जोहान्सबर्ग में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के इक्वेटर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वहीं कानी जनजाति के बारे में बात करें तो यह जनजाति मुख्य रूप से केरल और तमिलनाडु के अगस्त्यमलाई क्षेत्र में निवास करती है। इसकी कुल आबादी लगभग 16,000 के आसपास है। बता दें कि 1990 के दशक के मध्य तक इस जनजाति के सहयोग से जीवनी नामक एक सूत्रीकरण विकसित किया गया था, जिसे थकान रोधी, एंटीऑक्सीडेंट, एडाप्टोजेनिक और यकृत सुरक्षात्मक के रूप में विपणन किया गया था। 1995 में रॉयल्टी आधारित समझौता कर कानी समुदाय के लिए कानी ट्रस्ट बनाया गया। हालांकि समय के साथ ट्रस्ट निष्क्रिय हो गया और समुदाय को वास्तविक लाभ नहीं मिल सका। बता दें कि आरोग्यपचा एक औषधीय गुणों से युक्त जड़ी बूटी है। वर्ष 1987 में ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी TBGRI के वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन करते हुए कुट्टीमथन और उनके आदिवासी साथी मल्लन ने आरोग्यपचा के बारे में बताया था। स्थानीय कानी जनजाति से शक्ति, स्वास्थ्य और स्फूर्ति के लिए स्वास्थ्यवर्धक भोजन के रूप में उपयोग करती है। इस पौधे का टॉनिक प्रभाव प्रसिद्ध औषधि जिनसेंग के समान माना जाता है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल प्लाजा कर्मचारियों के परिवारों की शिक्षा के लिए प्रोजेक्ट आरोहण की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक बाधाओं को दूर करना है। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की समान पहुंच प्रदान करना है। यह पहल भारत में शैक्षिक समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक सकारात्मक कदम है। बता दें कि प्रोजेक्ट आरोहण के तहत कक्षा 11 से लेकर स्नातक के अंतिम वर्ष तक के 500 छात्रों को चयनित किया जाएगा। इन छात्रों को वार्षिक रूप से 12,000 रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट और उच्च अध्ययन के लिए 50 उज्ज्वल छात्रों को 50,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। वहीं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बारे में बात करें तो NHAI सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है। यह भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। इसे NHAI अधिनियम 1988 के तहत स्थापित किया गया था। इस प्राधिकरण का नेतृत्व एक अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। इसमें केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए गए 5 पूर्णकालिक और 4 अंशकालिक सदस्य शामिल होते हैं। हाल ही में जैसलमेर में एक तालाब की खुदाई के दौरान 180 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्म मिले हैं। यह जीवाश्म 180 वर्ष पूर्व जुरासिक काल के सरीसृप के हो सकते हैं। जीवाश्म की लंबाई लगभग 6 से 7 फीट मापी गई है। इससे यह अनुमान लगाया गया कि इस जीव की लंबाई लगभग 8 से 10 फीट होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि ये अवशेष कशेरुकी जीव के जीवाश्म हो सकते हैं। बता दें कि ये जीवाश्म जैसलमेर के लाठी फॉर्मेशन में खोजे गए। लाठी संरचना अपने प्रचुर जीवाश्म भंडार के लिए प्रसिद्ध है। वहीं जुरासिक काल के बारे में बात करें तो जुरासिक काल लगभग 201.3 मिलियन वर्ष पहले से 145 मिलियन वर्ष पहले तक चला। यह मेसोजोइक युग का मध्य भाग था। इसका नाम यूरोप स्थित जूरा पर्वतों की चूना पत्थर परतों से पड़ा है। इस काल को प्रारंभिक, मध्य और अंतिम भागों में बांटा गया है और इसमें संरक्षित जीवाश्म रिकॉर्ड विशेष रूप से समृद्ध है। गौरतलब है कि जुरासिक काल में भूमि और महासागरों में जीवन बहुत विविध और विशाल था। इसमें सारोपॉड, डायनासोर, एलोसॉरस, स्टेगोसॉरस जैसे विशाल स्थलीय जीव तथा प्लेसियोसॉरस, इस्थियोसॉरस और एमोनाइट्स जैसे समुद्री जीव शामिल थे। इसी काल के अंत में सबसे पहले पक्षी आर्क्योप्टेरिक्स प्रकट हुए, जो छोटे कोएलुरोसॉर डायनासोर से विकसित हुए थे। आइए खबरों से जुड़े 5 सवालों पर अब डालते हैं एक नजर। मौद्रिक नीति समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका गठन 2016 में RBI अधिनियम 1934 में संशोधन के तहत किया गया था। दूसरा, इस समिति में 5 सदस्य होते हैं। तीसरा, यह समिति मुद्रास्फीति को नियंत्रित और आवश्यक नीति ब्याज दरों का निर्धारण करती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या हैं? विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C सभी 3 या विकल्प D में से कोई नहीं।
शिपकीला दर्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह दर्रा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। दूसरा, इसी दर्रे से होकर सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। तीसरा, इसे सीमा व्यापार बिंदु के रूप में 1994 के भारत चीन द्विपक्षीय समझौते के तहत मान्यता दी गई थी। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी सभी तीन या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह एक बहुदेशीय बहु एजेंसी गठबंधन है। दूसरा, इसकी स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की 25वीं वर्षगांठ पर की गई थी। तीसरा, इसका उद्देश्य बिग कैट्स की 7 प्रमुख प्रजातियों के संरक्षण को बढ़ावा देना है। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी सभी तीन या विकल्प डी में से कोई नहीं। प्रोजेक्ट आरोहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसकी शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा की जाती है। दूसरा, इसका उद्देश्य टोल प्लाजा कर्मचारियों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की समान पहुंच प्रदान करना है। तीसरा, इसके तहत कक्षा 11 से लेकर स्नातक के अंतिम वर्ष तक के 500 छात्रों का चयन किया जाएगा। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी सभी तीन या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। कानी जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह जनजाति केरल और तमिलनाडु के अगस्त्यमलाई के क्षेत्रों में निवास करती है। दूसरा, 1995 में रॉयल्टी समझौते के तहत कानी ट्रस्ट बनाया गया, लेकिन यह निष्क्रिय हो गया। तीसरा, इस जनजाति के सहयोग जीवनी नामक सूत्रीकरण विकसित किया गया था। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी सभी तीन या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। हाल ही में पूर्व सीआरपीएफ महानिदेशक अनीस दयाल सिंह को उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। उन्हें आंतरिक मामलों को संभालने का दायित्व सौंपा गया। इस नियुक्ति के साथ ही केंद्रीय सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त कर्मियों को मानद रैंक देने की नीति भी लागू की गई। अनीस दयाल सिंह ने सीआरपीएफ प्रमुख रहते हुए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अग्रिम ऑपरेशनल बेस की स्थापना की। गौरतलब है कि उप एनएसए के रूप में वे साइबर सुरक्षा, आंतरिक आतंकवाद, डेटा उल्लंघन, सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वयन एवं राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में एनएसए अजीत डोभाल की सहायता करेंगे। बीते दिनों इंडोनेशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2025 में सुपर गरुड़ शील्ड बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का उद्घाटन किया, जो श्रृंखला का अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इस संस्करण में पहली बार FIM-92 स्टिंगर मिसाइल का लाइव फायर प्रदर्शन हुआ, जिसे अमेरिका और इंडोनेशिया की सेनाओं ने संयुक्त रूप से संचालित किया है। यह एक बहुपक्षीय वार्षिक सैन्य अभ्यास है, जिसमें प्रमुख हिंद प्रशांत देशों की सेनाएं भाग लेती हैं। इसकी शुरुआत 2006 में अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच गरुड़ शील्ड नाम से सूचना और प्रशिक्षण के आदान प्रदान के रूप में हुई थी। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यू वर्ल्ड स्क्रूवर्म परजीवी संक्रमण का पहला मानव मामला सामने आया है। यह घटना चिकित्सा, पशुपालन और सार्वजनिक स्वास्थ्य हलकों में चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि अमेरिका में इसे 1960 के दशक में समाप्त मान लिया गया था। बता दें कि न्यू वर्ल्ड स्क्रूवर्म एक मांसाहारी परजीवी मक्खी ब्लोफ्लाई का लार्वा है, जिसका वैज्ञानिक नाम कोचलियोमिया होमिनीवोरैक्स है। यह मुख्यतः दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र में पाया जाता है, लेकिन हाल के वर्षों में उत्तरी अमेरिका में भी पुनः प्रसार के मामले सामने आए हैं। हालिया खबरों के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर खतरनाक गति से सिकुड़ रही है, जिससे व्यापार, मानवीय गतिविधि और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के लिए गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। पिछले 5 वर्षों में इसका जलस्तर 0.93 मीटर, पिछले दशक में 1.5 मीटर और पिछले 30 वर्षों में 2.5 मीटर गिरा है। वर्तमान में यह गिरावट प्रतिवर्ष 20 से 30 सेंटीमीटर अनुमानित है, जिससे दीर्घकालिक पारिस्थितिक और आर्थिक प्रभावों की आशंकाएं बढ़ रही हैं। बता दें कि कैस्पियन सागर क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री ने दिल्ली में गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन प्रभाग द्वारा आयोजित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम पर 2 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। यह कार्यशाला भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के
उत्तरी सीमा से जुड़ी 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में स्थित 2,967 गांवों का समग्र विकास करना है। यह कार्यक्रम सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अपने स्थानों पर रहने के लिए प्रेरित करेगा और इन गांवों से पलायन को रोकने का प्रयास करेगा। हाल ही में युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2024 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। यह पुरस्कार 15 से 29 वर्ष की आयु के युवाओं को राष्ट्रीय विकास और सामाजिक सेवा में उत्कृष्टता के लिए प्रेरित करने के लिए प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार का उद्देश्य युवाओं को उनके योगदान को मान्यता देते हुए उन्हें सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण के प्रति अधिक प्रेरित करना है। यह पुरस्कार आमतौर पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव के दौरान प्रदान किया जाता है। यह व्यक्तिगत और संगठनात्मक 2 श्रेणियों में दिया जाता है। व्यक्तिगत श्रेणी में वह युवा शामिल होते हैं जिन्होंने सामाजिक कार्यों में उत्कृष्ट योगदान दिया हो, जबकि संगठनात्मक श्रेणी में स्वैच्छिक युवा संगठनों को उनके कार्यों के लिए सम्मानित किया जाता है। हाल ही में भारत ने ब्राइट स्टार बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास में भारतीय सशस्त्र बलों के 700 से अधिक जवानों के हिस्सा लेने की घोषणा की है। यह अभ्यास मिस्र में 28 अगस्त से 10 सितंबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास में भारतीय सशस्त्र बलों की भागीदारी क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और सुरक्षा के प्रति देश की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। साथ ही मित्र देशों के साथ संयुक्तता, अंतर संचालन और सहयोग को बढ़ाती है। बता दें कि ब्राइट स्टार मिस्र द्वारा अमेरिका के साथ मिलकर वर्ष 1980 से आयोजित एक बहुपक्षीय अभ्यास है। यह अभ्यास प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है, जिसका पिछला अभ्यास वर्ष 2023 में हुआ था, जिसमें भारत सहित कई देशों ने अपने सैनिकों के साथ भाग लिया था। हाल ही में प्रधानमंत्री जनधन योजना के 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह योजना दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की पहल है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को की थी। इस योजना का उद्देश्य भारत के प्रत्येक नागरिक को बुनियादी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना और व्यापक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना है। इस योजना ने वित्तीय सेवाओं तक पहुंच को और अधिक समावेशी बनाया है। इसके अंतर्गत हर परिवार के लिए एक बैंक खाता खोला गया है और यह खाता शून्य से इस राशि पर खोला जा सकता है। इसके अलावा इस योजना के तहत लाभार्थियों को रुपे डेबिट कार्ड, वित्तीय साक्षरता, ऋण, बीमा और पेंशन जैसी सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं। प्रिय व्यूअर्स, हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।